Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we will study about respiration in detail. Respiration क्या है? The process of releasing energy from food is called respiration. मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर फूड को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे बोला जाता है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ते हैं. पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है. इसके अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है सबसे पहले वो सेल्स के अंदर जाती है, फिर सेल्स इसको यूज़ करते हैं एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए फूड का ब्रेक डाउन कर और फूड में क्या होता है, ग्लूकोज. उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सेल से एलिमिनेट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में. सबसे पहले रिएक्शन इसकी देख लेते हैं. जो ग्लूकोज है ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. इसका फॉर्मूला है C6H12O6. साइटोप्लाज्म के अंदर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है पायरूवेट में. पायरूवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में. कितनी एनर्जी रिलीज होती है इसमें? 38 ATP. एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है. नेक्स्ट टाइप है रेस्पिरेशन का एनारोबिक रेस्पिरेशन. इस रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती या फिर ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होती है. पहला इसका टाइप अगर हम देखें जिसमें जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल होता है ईस्ट फर्मेंटेशन के टाइम पर. सबसे पहले जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक हो जाएगा पायरूवेट के अंदर. फिर पायरूवेट ईस्ट फर्मेंटेशन के टाइम पर इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा. इथेनॉल क्या है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल, साथ में CO2 और एनर्जी रिलीज हो जाएगी. एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 2 ATP. 2 ATP बहुत कम एनर्जी है. एनारोबिक रेस्पिरेशन का नेक्स्ट केस है ह्यूमंस के मसल सेल्स में. जब ह्यूमंस बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है सेल्स के अंदर. इस वजह से जो पायरूवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से क्रैम्प्स हो जाते हैं. क्रैम्प्स का मतलब जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं. तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है मतलब C6H12O6 साइटोप्लाज्म के अंदर इसका ब्रेकडाउन होता है पायरूवेट में. पायरूवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. फिर मसल सेल्स के अंदर फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पर लैक्टिक एसिड बन जाता है और साथ में थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है. कितनी? 2 ATP. तो हम ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का पाथवे इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. साइटोप्लाज्म में ये पायरूवेट में टूट जाएगा जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और थोड़ी सी एनर्जी जनरेट होगी. फिर आगे 3 पाथवेज अलग अलग हैं. अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है मतलब ईस्ट फर्मेंटेशन के केस में तो इथेनॉल बनेगा जो एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होगी. नेक्स्ट, अगर ऑक्सीजन की कमी है मतलब हमारे मसल सेल्स में एक्सरसाइज के टाइम पर तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और साथ में थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी. और लास्ट, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी रेस्पिरेशन जो किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्या बनेगी? CO2, वाटर और एनर्जी. नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. जो प्लांट्स हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू. और किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन प्रोसेस से. जो CO2 और O2 की डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है कि इन्वायरमेंट की कैसी कंडीशन है और प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है. मतलब प्लांट को किस टाइम पर फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना है और किस टाइम पर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करना है. तो अभी हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं. रेस्पिरेशन में किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की. तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ करती है लीफ के अंदर स्टोमेटा के थ्रू और उन सभी बॉडी सेल्स के पास चली जाती है जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए. फिर जो CO2 प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के टाइम पर वो सेम स्टोमेटा से बाहर निकल जाती है एयर में जिसके थ्रू वो आई थी. जो रेस्पिरेशन है वो मेनली नाइट टाइम में होता है और दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और जो एनर्जी रात को प्रोड्यूस हुई थी रेस्पिरेशन से वही एनर्जी यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में.
कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला है जो ब्रीथिंग रेट है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टेरिस्ट्रियल एनिमल्स है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए, जबकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं जो वाटर के अंदर है। अब जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट कम होती है एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो इस वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका ब्रीथिंग रेट फास्टर होता है एज कम्पेयर टू टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है फास्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो फिशीज़ हैं ये सबसे पहले वाटर को लेती हैं अपने माउथ की मदद से, फिर उसको गिल्स तक लेके जाती हैं और फिर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो ब्लड ले लेता है। थर्ड पॉइंट है जो टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और इस ऑक्सीजन को अलग अलग ऑर्गन्स एब्जॉर्ब करते हैं। इन ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिससे जो सरफेस एरिया है, मतलब वो सरफेस एरिया जो ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है वो ज़्यादा हो। ये सरफेस एरिया बहुत फाइन होता है और बहुत डेलिकेट होता है, तो इसलिए ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। लेट्स स्टार्ट रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, जो एयर है वो सबसे पहले बॉडी के अंदर एंटर करती है नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो प्रेजेंट है नोज में। फिर जो हमारा नेसल पैसेज है वो लाइंड होता है, मतलब उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, फाइन हेयर और म्यूकस। जब एयर पास करती है नेसल पैसेज से तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं नेसल हेयर और म्यूकस, ताकि जो लंग्स के अंदर एयर जा रही है वो क्लीन हो। अब क्या पाथवे है ऑक्सीजन के जाने का? सबसे पहले नेसल पैसेज से एंटर करेगी एयर, उसके बाद क्रॉस करेगी फेरिंग्स को। फेरिंग्स क्या है, वो पार्ट जो किसके बीच में हैगा, माउथ के और विंड पाइप के। नेक्स्ट फेरिंग से जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप से। जो ट्रैकिया है ये कोलैप्स नहीं करता कभी भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसका मतलब क्या है, अब कभी भी एयर अंदर आ रही है और कभी बाहर जा रही है, तो इस वजह से क्या होगा, अगर एयर प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है तो ऐसा होना चाहिए था, इसको कोलैप्स होना चाहिए था, लेकिन विंड पाइप कभी भी कोलैप्स नहीं करती। उसको कौन प्रिवेंट करता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। डायग्राम में अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ट्रैकिया है इसका अपर एंड है लैरिंग्स, और जो ट्रैकिया है उसका जो लोअर एंड है वो डिवाइड हो रहा है दो छोटे ट्यूब्स में जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। अब जो ब्रोंकाई है ये कनेक्ट है लंग्स से। लंग्स क्या है, ये चेस्ट कैविटी के अंदर है और ये एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट है डायफ्रागम के थ्रू। डायफ्रागम एक मेम्ब्रेन है जो मदद करती है ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट में। ब्रीथिंग इन का मतलब है इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, जो रिब केज है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और जो डायफ्रागम है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और एक्सेलेशन मतलब ब्रीथिंग आउट के टाइम पर जो रिब केज है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और जो डायफ्रागम है वो वापस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। जो ब्रोंकाई है ये डिवाइड हो रहा है और छोटी छोटी ट्यूब्स में। ये जो सारी छोटी छोटी ट्यूब्स हैं इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये टर्मिनेट हो रही है बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स पर जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है, एयर सैक्स है, ये सरफेस प्रोवाइड करती हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए, और इनके अंदर एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का। अब क्या होता है, जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो उस टाइम पे जो डायफ्रागम है और जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। इसका मतलब जो डायफ्रागम है वो नीचे डायरेक्शन में मूव कर जाता है, जिसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड करती है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ हो जाती है एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई की वॉल्स के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स हैं जहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाती है। अब ब्लड के बाद जो ऑक्सीजन है वो सारे पार्ट्स में चली जाती
जाती है ब्लड के थ्रू। जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले आता है सारे बॉडी पार्ट से और उसको वापस छोड़ देता है एल्वेओलाई में। ब्रीथिंग साइकिल के टाइम पर मतलब इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में जो लंग्स हैं उनके अंदर हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम होती है एयर की, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा स्टोर होती है, ताकि अगर कभी ऑक्सीजन की कमी हो या फिर अगर CO2 ज़्यादा हो तो उस टाइम पर जो ये वॉल्यूम है वो काम आती है, यानी कि सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का। जब एनिमल का बॉडी साइज लार्ज होता है, मतलब एनिमल्स की बॉडी जब कॉम्प्लेक्स होती है, तो उस टाइम पर जो ऑक्सीजन है वो डिलीवर होती है डिफ्यूजन की मदद से और रेस्पिरेटरी पिगमेंट की मदद से। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। जो हीमोग्लोबिन है इसकी हाई एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, मतलब ये बहुत जल्दी बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन पार्टिकल्स के साथ और प्रेजेंट होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में, मतलब रेड ब्लड सेल्स में। जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर ऑक्सीजन से और इसी वजह से ये ट्रांसपोर्ट होती है डिजॉल्व फॉर्म में।